नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के फ्लैगशिप कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत पहले से ये चर्चा में जाना जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी लोगों को सुखी और स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो उसकी उत्पादन क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सीधा प्रभाव देश के जीडीपी पर पड़ता है। देश का जीडीपी तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब जीडीपी बढ़ता है तो देश का ग्रोथ होता है और उसका सीधा प्रभाव देश के अंदर रह रहे लोगों के जीवन स्तर पर दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन स्थिति ये है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी निम्न आय वर्ग वाली है, जिनके पास इतना कम आय है कि वे अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च नहीं कर सकते। और जब बीमारियों का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है तो या तो बीमार ग्रसित होकर वे बिछावन पर पड़ जाते हैं या उनमें से कईयों को मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, ताकि उन तमाम निम्न आय वर्ग वाले लोगों को भी मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके और वो देश के मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब ये आयुष्मान भारत योजना क्या है, ये किसको बनेगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे बाईं ओर डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं और उनकी बगल में डॉक्टर विभास कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत योजना SKMCH मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं और विभास कुमार जी सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं। सबसे पहले आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न सुनील कुमार जी से जानना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। ये आयुष्मान भारत योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया, जो पूरे देश में लागू हुआ एक साथ, और हमारे SKMCH में भी उसी वर्ष 2018 से ही ये कार्यरत है आयुष्मान भारत, और इससे बहुत सारे मरीज लाभान्वित भी हुए हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए विभास कुमार जी क्या क्या पात्रता है? इसे 2011 के सेंसस में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे वैसे परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसकी पात्रता चेक करने के लिए PMJ साइट है, वहाँ पे कोई भी आदमी अपना नाम डाल के इस तरह अपना चाहे नंबर, मोबाइल नंबर डाल के अपने पात्रता को चेक कर सकते हैं कि मेरा इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब जो एलिजिबल फैमिली है, पर फैमिली 5 लाख पर ईयर्स के हिसाब से इसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। जितना पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए 1 साल का 5 लाख फिक्स्ड है। यानी एक व्यक्ति, उसका परिवार पूरा इस योजना के बिल्कुल लाभ पूरा पाने का परिवार हकदार होता है। पूरा परिवार लाभ पाने का अधिकार है, बशर्ते कि एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी PMJ साइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं कोई भी आदमी। डॉक्टर सुनील जी से मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। इसमें जो है वो परिवार शामिल है जो गरीब हैं, वंचित हैं, और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, आर्थिक आय बहुत कम है, उनके घर में कोई विकलांग आदमी है, वैसे व्यक्ति जिनके घर में कोई काम करने वाला 16 साल से 59 साल के बीच में कोई पुरुष नहीं है जो आमदनी घर कर को सके, चला सके, या ऐसे व्यक्ति हैं जो विकलांग है, जो काम नहीं कर सकते हैं, जो रेडी वाले हैं शहर में, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो पेंटर है, जो पंक्चर बनाते हैं, तो उस तरह के गरीब लोगों को इसमें शामिल किया गया है। यानी पूर्णतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग इसमें शामिल हैं। और जो ये 2-3 साल पहले इसमें और शामिल किया गया है, ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 70 या उससे ज़्यादा हो, वो इनकम टैक्स पेई हो नहीं हो, वो इनकम हो या नहीं है, सारे पर लागू होता है। 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति का बनना है के लिए कोई शर्त नहीं है। कोई शर्त नहीं है, सभी को बनना है। तो ये रिसेंटली 2-3 साल पहले ही इसमें शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किस किस बीमारी का लाभ मिलता है, किस किस बीमारी के होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर इसका लाभ मिलता है?
इसमें दो तरह का कैटेगराइजेशन किया गया है कि एक गंभीर बीमारी, एक सामान्य बीमारी है। गंभीर बीमारी में है जैसे किसी को हार्ट सर्जरी करवाना है, स्टेंट लगवाना है, या बाईपास सर्जरी करवाना है, किसी को किडनी का डायलिसिस करना है या ट्रांसप्लांटेशन करना है, या किसी को अगर फ्रैक्चर मेजर फ्रैक्चर है उसमें स्टील लगना है, नीलिंग करना है, तो वैसे मरीज को ही भर्ती किया जाता है। कुछ सामान्य बीमारी में है जैसे किसी को आँख की बीमारी है, कैटरेक्ट ऑब्सेशन है या ग्लोकोमा है, किसी को कान का चदरा फटा हुआ है उसको लगवाना है, गर्भवती महिला है डिलीवरी कराना है, या फिर किसी को हिस्टेक्टोमी कराना है, या अपेंडिसाइटिस किसी को हो गया, तो ये सामान्य बीमारी की श्रेणी में आता है। इन सारे लोगों को लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर विभास से जानना चाहूँगा कि क्या सर्जरी भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है? अगर सर्जरी शामिल है तो किस किस तरह की बीमारियों का सर्जरी इसमें कवर होता है? इसमें हर तरह की सर्जरी शामिल है। हर सर्जरी के लिए अलग अलग कोड है। जैसे मेरा अपेंडिसेक्टोमी होना है तो उसके लिए एक अलग कोड है, कोलेसिस्टेक्टोमी होना अलग कोड है, कोई मेजर कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है उसका अलग कोड है। हर ऑलमोस्ट जितनी तरह की सर्जरी अवेलेबल है, हाँ सेंटर अलग हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या स्पेशलिस्ट सेंटर हो सकता है, अलग अलग जगह अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत हर तरह की सर्जरी शामिल है। जितना पेशेंट इन पेशेंट होगा उससे 3 दिन पहले तक का प्रीऑथराइजेशन इंक्लूडेड है इसमें, पोस्ट 15 डेज का ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। सिर्फ इंडोर आउटडोर पेशेंट के लिए ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ भर्ती पेशेंट के लिए ये योजना होती है कि इंडोर पेशेंट में एडमिशन हो रहा है उसके लिए। और डे केयर फैसिलिटी भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि डायलिसिस डे केयर फैसिलिटी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी ऐसा कोई मरीज जो आता है अपनी बीमारी को लेकर इलाज करवाया, दवा डॉक्टर से पूछा, या कोई भी उसका जो इलाज है वो बिना भर्ती हुए हो गया, तो इस योजना में उसको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ओपीडी बेसिस के लिए ये योजना नहीं है। मेनली तो पेशेंट का खर्च तो इंडोर ट्रीटमेंट में ही आता है, तो ये योजना मुख्यतः इंडोर ट्रीटमेंट के लिए ही है कि जो एडमिशन पेशेंट है उसके लिए ही ये योजना मुख्यतः है। और उसके अलावा डे केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है, जैसे कोई माइनर सर्जरी डे केयर में हो गया या आपका डायलिसिस हो गया, ये सब डे केयर फैसिलिटी इंक्लूडेड है। सर्जरी में ऐसा कोई नहीं है जो शामिल नहीं हो, हर बीमारी का सर्जरी जो कि सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, हाँ, उसमें सब शामिल जैसे है। इसमें ब्यूटिफिकेशन सर्जरी जो है अलग से वो शामिल नहीं है। जैसे कि अगर किसी का लिपोसक्शन होना है वो सर्जरी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो मेजर सर्जरी जितनी है सब होगा, लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह है वो इसमें शामिल नहीं है। जब मैं डॉक्टर सुनील से जानना चाहूँगा, जब सरकारी अस्पतालों में जैसे सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईजीएमएस और अन्य जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें पहले से ही मुफ्त इलाज की सुविधा मौजूद है, तो फिर उन अस्पतालों में मरीज को भर्ती करने, वहाँ इलाज कराने के लिए जाने पर इस योजना का क्या लाभ है, क्या महत्व है? देखिए, सरकारी अस्पताल में दोनों तरह की सुविधाएं अवेलेबल है। पेशेंट अगर चाहता है कि हम आयुष्मान भारत के तहत इलाज करवाएं तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। अगर चाहता है कि मैं आयुष्मान कार्ड का यूज नहीं करूं तो उसका भी इलाज है। आयुष्मान कार्ड होने से ये लाभ होता है कि जैसे मान ली किसी को मेजर सर्जरी है, फ्रैक्चर है बोन का और उसमें स्टील लगना है, नीलिंग होना है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अस्पताल के सप्लाई में नहीं है, तो हम उस स्थिति में आयुष्मान भारत का लाभ ले सकते हैं, जिससे उसमें परचेज कर सकते हैं अलग से उस मरीज के लिए, तो ये लाभ मिलता है। यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मरीज को निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर ही इस योजना का पूरा लाभ मिलता है? नहीं, लाभ दोनों जगह मिलता है, ऐसा नहीं कि निजी में मिलता है, यहाँ ही मिलता है, उनके विचार पर है। अगर वो सहमति देते हैं कि मैं आयुष्मान कार्ड से इलाज कराऊंगा तो मुझे लगता है पार्शियल लाभ मिलता है वहाँ, तो वहाँ तो ऐसे ही फ्री है, इसीलिए तो मैंने ऐसे कहा। भी सुविधा है वहाँ पर लाभ लेने का। तो अगर विभास जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर पेशेंट भर्ती होता है हॉस्पिटल में, माना उसका इलाज फ्री है, 5 लाख तक कवर करता है यह योजना, फिर भी जैसा देखने को मिलता है मरीज को क्या अपने पॉकेट से कुछ अलग से खर्च करना पड़ता है? नियमतः तो पूर्णतः कैशलेस स्कीम है ये, ठीक है ना। कैशलेस मतलब कि पेशेंट को कोई पैसा देना नहीं होगा, ठीक है ना। वो कोड अप्लाई होगा, वो लोग पीछे बाद में अप्लाई करेंगे और उनका रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये योजना एक तरह से पूर्णतः कैशलेस है भर्ती पेशेंट्स के लिए, तो पेशेंट को खर्च नहीं लगता है जनरली। डॉक्टर सुनील से मैं जानना चाहता हूँ कि इस कार्ड में एक बार वर्ष में कितनी बार मरीज
किसी अस्पताल में इलाज करवा सकता है? देखिए, उसमें 1 साल के लिए 5 लाख रुपया उसमें दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उस 5 लाख का यूज एक बार में करवाए या 10 बार में करवाए, उतने बार का लाभ मिल सकता है। तो मान लीजिए कि वो 2 बार इलाज करवाया और वो 3 लाख का खर्च 1 साल के अंतर्गत उसके ऊपर हो गया, बिल्कुल। तो अब चाहे जितना बार भी जाए 2 लाख के अंदर का ही इलाज उसका होगा। हाँ, मतलब 1 साल में 5 लाख का ही अभी सरकार प्रोविज़न डाली है, तो 1 साल में 5 लाख कभी भी यूज कर सकता है। मरीज के भर्ती होने की फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना कोई देना मतलब नहीं है। बीमारी डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए कोई अपेंडिसाइटिस के लिए आया, उसका कोडिंग हुआ, उस पर उसका पैसा उसमें डिडक्ट हुआ। दूसरी बार गया, उसको कोलेसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर की बीमारी है, फिर उसका ऑपरेशन करना है, तो उसमें जो उसका कोड से अमाउंट बनता है वो डिडक्ट होगा। तो वो साल में 5 लाख के एवज में कभी भी इलाज कितनी बार भी करा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कार्डधारी को ही लाभ मिलेगा, या अक्सर देखा जाता है कि कुछ सुविधाओं के लिए उसके परिवार के लोगों की उम्र सीमा भी निर्धारित होती है कि अगर कार्डधारी के बच्चे की उम्र 21 साल से अधिक है या उससे इस पर्टिकुलर एज से अधिक है तो उसमें शामिल नहीं होगा। तो परिवार की जो सीमा है, परिवार का जो दायरा है इलाज के लिए, ये भी कुछ निश्चित है जिसको देखकर आप लोग अपनी सुविधा देते वक्त उसको छांटते हैं या भर्ती करते हैं? नहीं, उसमें एक है कि जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ है, अच्छा। और राशन कार्ड में जिनका नाम है और उसका गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किए हुए है, तो आप आधार कार्ड से जैसे ही उसको सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं उसको, सर्च करते हैं उसको, अगर उनका लिस्ट में नाम है तो सारे लोगों का कार्ड बनना है। तो इस आधार पर डॉक्टर विभास से मैं जानना चाहूँगा कि यह इस योजना का कार्ड किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा, जो भी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। क्योंकि आज भी देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बनना चाहिए लेकिन उनको पता नहीं और उनका कार्ड नहीं बन पाता, या वैसे लोगों के परिवार में भी कुछ उनके जो अलग मेंबर हैं जिनका बन सकता है वो आ जाएंगे लेकिन बनता नहीं है। तो वो भी कर सकते हैं। आरोग्य मित्र के पास जाना है, जिनको भी पता नहीं है इसके बारे में। हर जगह जो भी हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान एफिलिएटेड है या सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ आरोग्य मित्र होते हैं, ठीक है ना। उनके पास जाना है, वहाँ पे साइट में लिखा एक सेंटर है, वहाँ पे MI एलिजिबल लिखा रहता है। वहाँ पे जाके अपना पात्रता वहाँ नंबर डालेंगे, जो भी आधार कार्ड नंबर है, जो भी उनके पात्रता वो डालेंगे, वो चेक करके, और ज़रूरत होगा तो आरोग्य मित्र को गाइड भी कर देगा कि जो भी 2011 सेंसस फैमिली जो है इस क्राइटेरिया गरीब रेखा के नीचे आती है वो बनवा सकते हैं। और सर जो बताए कि जो मैनुअल लेबरल है, जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है निश्चित एज ग्रुप में, कोई मेल मेंबर इतना से इतना नहीं, तो सारा लोग एलिजिबल है। बस उनको आयुष्मान मित्र के पास जाना है, एलिजिबिलिटी चेक कराना है, और एलिजिबिलिटी अगर उनका आता है तो उसी समय बना दिया सकता, कोई बड़ी उसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। जी हाँ, बोला जाए कि ये मेरे परिवार की घटना है। मेरे भाई साहब थे, तो उनका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन उनका आधार, ये आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया। उसमें हुआ क्या था कि उनका एज 119 साल लिखा हुआ था, उनका डेट ऑफ बर्थ जो राशन कार्ड बना हुआ था उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हुआ था, उसके कारण उनका नहीं बन पाया और उन्होंने अपना कैश से इलाज करवाया। तो कभी कभी अगर त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट्स में, अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, उस समय प्रॉब्लम होता है आयुष्मान कार्ड बनवाने में। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी जो वो निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं उनमें अशिक्षित हैं, उनको खुद का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे पर आश्रित हैं, उनको ये भी पता नहीं कि वो जो बनाने में मदद करने वाले, आपने स्वास्थ्य मित्र की बात की, वो कहाँ आरोग्य मित्र कहाँ बैठते हैं, वो किस तरह से मदद करेंगे। तो वैसे लोगों के लिए तो निश्चित रूप से आप लोग जो हमारे स्टूडियो में बैठकर इस चर्चा पर जो अपना ज्ञान दे रहे हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि उन शर्तों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि किनका बनेगा और किनका नहीं बनेगा। कौन कौन वैसे लोग हैं जो इससे छंट जाएंगे? जिनके जो अब कोई सैलरीड एम्प्लॉई है तो वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका सारा लोग का इनमें नाम होता है। अगर नहीं भी है तो वो जाके, इसीलिए हर आदमी को अपना एलिजिबिलिटी, जिसको भी कोई शंका है वो जाके वहाँ चेक करा सकता है। ज़रूरत होगा तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देके उसको ऐड भी किया जा सकता है। टाइम टू टाइम इसके लिए गवर्नमेंट कैंपेन करती है और ज़रूरत के हिसाब से लोगों को जोड़ती भी है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपका जो काम है, यही इससे हम लोग का जो सोशल मीडिया, चाहे जो भी दूरदर्शन है, चाहे जो भी मीडिया है, इससे यही है कि जितना लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि अगर आपका नाम, आप एलिजिबिलिटी चेक करवाइए जाके, जिस समय अपने या तो नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल में जाइए, SKMC में जाइए, या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जहाँ आयुष्मान के, वहाँ भी आरोग्य मित्र होते हैं, जाइए और एलिजिबल ये चेक करवाइए।
अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है और आप फिर भी आपका नाम नहीं है तो फिर ऐड किया जा सकता है इस चीज़ को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर इस तरह हाँ, से सुधार की बिल्कुल पूरी बिल्कुल सुधार किया संभावना है जाता और है। हाँ, पूरा प्रोसेस के अंतर्गत प्रोसेस आता का है। बिल्कुल बस वैसे लोगों को अपने आप को सजग बनाकर रखना। सजगता की जरूरत। तो एक तरह से ये भी कहा जाए कि एक शर्त ये भी है कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं यानी बीपीएल, जिनका इनकम लेवल उस दायरे में है, वो हर हालत में इसके लाभार्थी हो सकते हैं। बिल्कुल, उसमें एक कुछ स्पष्ट है उसका क्राइटेरिया जो है। जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, वो सैलरीड है, वो दूसरा है इनकम टैक्स पे ही है, किसी को पक्के का मकान है, कोई ट्रैक्टर रखे हुए है या बड़ा किसान है या फिर 4 चक्का या गाड़ी पर चलता है, तो वो क्राइटेरिया से बाहर है, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं है, जैसे मान लीजिए आपका आधार है, आपका मोबाइल से लिंक नहीं है, या एज गलत है, या फिर एड्रेस कहीं ना कहीं अगर कोई मिसमैच कर रहा है, तो उसमें ट्रबल होता है बर्बादी में। तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है कि आप राशन कार्ड पहले सुधरवाएं, फिर अपना आधार कार्ड से लिंक करवाएं। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, जिसको सरल करने की ज़रूरत है, तब मैक्सिमम लोग लाभ उठा पाएंगे। तो जिसको लाभ लेना है डॉक्टर सुनील, निश्चित रूप से इसके लिए पहले भाग दौड़ करके अब पात्रता की जितनी शर्तें हैं, जी, उन शर्तों को तो उसको पूरा करना ही होगा, जैसा आपने बताया। इसमें एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी को प्लांट सर्जरी कराना है, हमको अगले महीना करना है, 2 महीना बाद करना है, तो उसके पास इनफ टाइम है कि वो जाके बनवा सकता है। लेकिन अब किसी को इमरजेंसी हुआ है, एक्यूट इमरजेंसी, जी हाँ, और उसके पास राशन कार्ड भी है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जब वो जो आयुष्मान मित्र के पास जाता है, वो जब वेरीफाई करता है उसके डॉक्यूमेंट्स को, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको त्रुटि मिलती है वहाँ पर, और जिसके कारण उसका नहीं बन पाता है और उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये है जिसमें सरल करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर विभास से जानना चाहूँगा कि महंगे जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन या बायोप्सी टेस्ट जैसे जांच भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं या फिर वो इससे मुक्त हैं? नहीं, आते हैं। जैसे इसमें 5,000 तक का जो है वो सीटी स्कैन, एमआरआई, सभी चीज़ इंक्लूडेड है। उसके लिए भी अलग जो डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करेंगे भर्ती पेशेंट को, तो वो किया जा सकता है, लेकिन भर्ती पेशेंट के लिए, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है, जब भर्ती पेशेंट के लिए सुविधा है तो जो भर्ती है वही इसका लाभ लेना चाहेगा। हाँ, जो भर्ती है उन्हीं के। लेकिन डॉक्टर सुनील से मैं जानना चाहूँगा, एक प्रश्न के जवाब में ये उत्तर आया था कि कुछ ऐसे जांच होते हैं जो अस्पताल के अंदर नहीं होते हैं, जैसे सरकारी अस्पतालों में खास करके ये देखा जाता है। अब मान लीजिए कि एमआरआई, सीटी स्कैन या बायोप्सी टेस्ट की सुविधा वहाँ नहीं है, वैसी हालत में मरीज को कैसे इसका लाभ मिलेगा? देखिए, उसका और भी है। जैसे बहुत गंभीर बीमारी में, खासकर कैंसर वगैरह में, कुछ टिश्यू का जो है बाहर में टेस्ट होता है, जो अपने अस्पताल में उस अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। तो उस स्थिति में और भी है, रोगी कल्याण समिति है, या फिर इसका भी लाभ मिलता है, इसका रिइंबर्समेंट हो सकता है, तो लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। यानी इलाज के साथ साथ उसके लिए जो राशि जरूरी है वो ऑलरेडी इससे मिल जाएगी। टर्मिनल इंस्टीट्यूट्स भी इसमें एडेड है, जैसे एम्स वैसा इंस्टीट्यूट है, सारा में आयुष्मान की सुविधा अवेलेबल है आपको, ठीक है ना। जितना टर्मिनल इंस्टीट्यूट भी आपका, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी है, उसमें भी ढेर सारे जगह में आयुष्मान की सुविधा है। तो ज़रूरत होगा तो पेशेंट वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकता है, अगर प्रॉपर रेफरल प्रोसेस फॉलो किया जाए। तो डॉक्टर विभास, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं इसके साथ साथ आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे कुछ बड़े अस्पतालों की सूची, नाम आप बताएं, क्योंकि कुछ बड़े अस्पतालों के नाम आते ही उन गरीब मरीजों के दिमाग में एक खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, मेरा इलाज वहाँ कैसे होगा। तो जैसा आप एम्स बता रहे, वैसे कुछ इस जो अस्पताल इस इलाज के सूची में आते हैं आयुष्मान भारत योजना में, वैसे कुछ बड़े अस्पतालों के भी नाम बताएं और जो सुविधा मरीज ले सकता है। जैसे सरकारी अस्पताल में तो ऑलमोस्ट सारे अस्पताल ही इसमें चिन्हित हैं, ठीक है ना, जी। और सब जगह आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। पटना एम्स हो, IGMS हो, जितना PMC, जितना अवेलेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रॉपर रनिंग गवर्नमेंट, हर जगह आयुष्मान की सुविधा अवेलेबल है। आयुष्मान की सुविधा का लाभ कहीं भी उठाया जा सकता है। तो एक है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अभी अच्छे खासे तादाद में हैं। अब कह सकते हैं कि शहर में जितना भी मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी आयुष्मान भारत के तरह इंक्लूडेड है। तो दोनों जगह पेशेंट अपने इच्छा के अनुसार लाभ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी के समय में। निजी और सरकारी दोनों अस्पताल, कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई दोनों में भेद नहीं है। बस एक बात है कि सरकारी में जाएगा, सरकारी अस्पताल में जब मरीज भर्ती होगा तो उस दायरे में उसका बड़ा बड़ा इलाज हो सकता है,
निजी में जाने पर शायद थोड़ा उसका महंगा हो हाँ, जाएगा। निजी में वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है जी, जी, उस जी। हॉस्पिटल में, जो वहाँ का जो जैसे डिपेंड करता है कि कितना आदमी वहाँ अवेलेबल है, किस तरह का आयुष्मान का वहाँ एक्सेप्टेंस है, किस तरह का वहाँ एफिलिएशन है आयुष्मान का, उस हिसाब से इलाज होता है। डॉक्टर सुनील से मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अन्य निजी हेल्थ जो बीमा योजनाएं हैं उसमें प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल की सुविधा दी जाती है या मरीज उसका लाभ लेने वाले को उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्या आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाला जो मरीज है, पेशेंट है, जिसके पास ये कार्ड है, उसको भी खुद से रिन्यूअल कराना पड़ता है या वह स्वतः हो जाता है? स्वतः हो जाता है, इसमें कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही वो भर्ती होगा मरीज, वो जो आयुष्मान मित्र है वो कॉन्टैक्ट में आता है, प्री ऑथराइजेशन होता है उसका, सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, फिर उसको अपलोड कर देता है। तो उसमें तो साल दर साल स्वतः स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिक कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, स्वतः ऑटोमेटिक होगा। मैं डॉक्टर विभास से पूछना चाहता हूँ कि जैसे पोर्टेबिलिटी की बात है, तो हॉस्पिटल पोर्टेबिलिटी, कुछ इलाज कहीं है, कुछ इलाज कहीं है। अब इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस विशेषकर जिस हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है वहाँ के इलाज से उसका जान नहीं बचेगा, उसकी बीमारी का इलाज पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या वो हॉस्पिटल उसको पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगा या उसको खुद अपने भाग दौड़ करके करना होगा? कि पेशेंट रेफरल कोई हायर सेंटर जा सकते हैं वो, ठीक है ना, यहाँ से रेफरल, लेकिन रेफरल के लिए तो जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, रेफरल प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत अगर कहीं इंस्टीट्यूट में उसको भेजना है तो ये अस्पताल की जिम्मेवारी है कि वो उस मरीज़ को वहाँ तक पहुँचाए। तो जैसे उस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा, जैसे क्या वो करे, कैसे वो लिखवाए, बहुत मरीजों को, चूँकि ये इस योजना का लाभ हमारे अशिक्षित गरीब जनता लेती है, उसमें एक चीज़ इशू आता है, देखने को मिलता है कि जैसे मान लें कि हम किसी मरीज़ को हायर सेंटर में भेज रहे हैं, तो उसका एक तो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना है, तो उस स्थिति में वेट करना पड़ता है थोड़ा, लेकिन हो जाता है। तो वेट, जैसे जो हॉस्पिटल उसको रेफ़र करेगा उसके लेवल से ही होगा कि वो रेफ़र कर दिया और मरीज वहाँ पहुँचने के बाद जो है वहाँ इंतजार करेगा? नहीं, प्रोटोकॉल में ये है कि आप जहाँ रेफ़र कर रहे हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करें, उस डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करें कि मैं मरीज़ को भेज रहा हूँ वहाँ, वो उसकी तैयारी कर लेंगे और जब वो अलाउ करेंगे तब यहाँ से भेजना है। प्रोटोकॉल अदरवाइज यहाँ रहेगा? हाँ, यहाँ रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि कहीं बीच में उसकी मृत्यु हो जाए या उसका ये बीमारी बहुत वो रेफर खतरनाक प्रोटोकॉल हो जाए। में इस तरह का नहीं है। जी जी। आपको अब ये consent तो लेके हमेशा जाना है। मुश्किल होगा कि ट्रेवल के टाइम में तो 100% तो कभी भी नहीं, लेकिन हाँ, जिस चीज़ की सुविधा नहीं रहेगी उसी के लिए कोई रेफ़र करेगा। अगर हमारे यहाँ इस इलाज की व्यवस्था किसी हॉस्पिटल में नहीं है तभी वो रेफ़र करेंगे कि नहीं यहाँ दिक्कत आ रही है तो आपका हायर सेंटर, तो वो तो सेकंड ऑप्शन है ही कि अब यहाँ इलाज की, अगर वो उस इलाज की व्यवस्था नहीं है तो मजबूरी है कि उसको किसी हायर सेंटर में, इसीलिए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी केयर बना है, ठीक है ना, कि प्राइमरी केयर में कुछ भी लिमिटेड सुविधा रहेगी, सेकेंडरी में उससे कुछ बेटर सुविधा रहेगी, टर्सरी केयर रहेगी तो और बेहतर सुविधा रहेगी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको स्पष्ट करके हमारे दर्शकों को समझाएं कि प्राइमरी में कौन कौन हॉस्पिटल जैसे जितना आता है, PSCs सेकेंडरी वगैरह जो आते हैं हम लोग के, ठीक है ना, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं उसको, तो ये प्राइमरी केयर में वहाँ बेसिक सुविधा मिलती है कि हाँ इतना कुछ सीमित इलाज है, उससे बाहर नहीं रहेगा, सुपर स्पेशलाइजेशन की सुविधा नहीं रहेगी, ये वगैरह नहीं रहेगी। इसके बाद है हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह है, CSC है, ये सब आता है। इसके बाद टर्शियरी केयर में मेडिकल कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ग्रेडिंग है एक तरह से कि आप 1 by 1 नीड के हिसाब से जरूरत पड़े तो रेफरल किया जा सकता है। PSC में डॉक्टर अपना देखेंगे, सुनेंगे, बीमारी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उससे बड़े हॉस्पिटल में उसका जांच, जितना वो अगर उनके पास है, जैसे उनके पास लिमिटेड लोग, मैन पावर रहेगा, लिमिटेड स्पेशलिटी रहेंगे, ठीक है ना, अगर उनके पास वो उस बीमारी से रिलेटेड स्पेशलिटी अवेलेबल है, जैसे एक नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, सर्जन रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, अगर उससे आगे का कोई बात आता है तो हायर सेंटर में रेफर करेंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी सेंटर में जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। फिर एपेक्स इंस्टीट्यूट से आपका ढेर सारा जो एम्स वगैरह आता है, सब एपेक्स इंस्टीट्यूट में आता है। इसमें एक चीज़ और आया है, जी हाँ, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उसमें एक आया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कंसेप्ट आया है, जिसमें मैक्सिमम सुविधा है, वेलनेस सेंटर, वेलनेस सेंटर है, थेरेपी वगैरह भी है। हाँ, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आया है जिस पर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में
मैक्सिमम इलाज उसका आरोग्य मंदिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हो जाए, वहाँ से नहीं होता है तो उसका रेफरल हॉस्पिटल वहाँ हो, नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, मेडिकल कॉलेज में रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर विभास, आप बताएं कि इस कार्ड को बनाने से पहले मरीज का हेल्थ चेकअप होता है क्या? नहीं, कोई हेल्थ चेकअप नहीं होता है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इकोनॉमिक है। और चाहे सर ने जो बताया कि एज घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, चाहे रोड साइड वोटर है जिसको कोई फिक्स नहीं है इनकम, इस तरह के लोग हैं, अदरवाइज कोई हेल्थ चेकअप की ज़रूरत नहीं है। जो भी उस एलिजिबल क्राइटेरिया में है 2011 सेंसस के हिसाब से हर आदमी का कार्ड बन सकता है। डॉक्टर सुनील से जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर पेशेंट को पहले से कोई बीमारी है तो इस कार्ड को बनाते वक्त या हॉस्पिटल में भर्ती होते वक्त उसमें कवर होगा या नहीं? नहीं, जो भी बीमारी है उसका कवर होगा, जब से एडमिशन होगा और डिस्चार्ज तक उसके सारे इलाज का आयुष्मान कार्ड से होना है, इसमें कोई भेदभाव जैसे नहीं। बहुत सारे, तो इस प्रकार हमने देखा कि आयुष्मान भारत योजना जो देश के लोगों में खास करके जो गरीब जनता है उसको एक नव जीवन देने वाली योजना है। और इस योजना के बारे में डॉक्टर सुनील और डॉक्टर विभास ने बहुत विस्तार से जानकारी दी, छोटी छोटी बातों को, सूक्ष्म बातों को भी दर्शकों को समझाया। बस आवश्यकता इस बात की है कि मरीज या हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी गरीब जनता है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता है, डॉक्टर साहब लोगों के द्वारा बताए गए, सुझाए गए जितने भी रास्ते हैं, उपाय हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में अमल में लाए और उसी के अनुसार जब कोई बीमारी हो तो पहल करे, उन अस्पतालों में जाए। निश्चित रूप से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और वो एक सुखी जीवन जीकर अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आकर